पाकिस्तान में मासूम बच्चे भी घरेलू तशद्दुद का शिकार होते हैं। एक ऐसे ही मासूम फूल की कहानी जानते हैं उसी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने प्रोग्राम ऐसा क्यों के साथ मैं हूँ मोहम्मद फैसल। नाज़रीन, इंसान का इंसान के साथ सबसे बड़ा रिश्ता एहसास का रिश्ता है। अगर एहसास नहीं तो कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहता। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त और पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो ये है कि बच्चों के साथ तशद्दुद के वाक़यात आए दिन मंजर आम पर आते रहते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ऑफ पंजाब एक ऐसा इदारा है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनकी फ़लाह बहबूद के लिए भी काम करता है। आज हम आए हुए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफ़िस में और यहाँ हम मिलाएंगे आपको ऐसे बच्चों से जिन्होंने ज़िंदगी की मुश्किलात देखते देखते आखिरकार उनको यहाँ पे आकर पनाह लेनी पड़ी। उनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दिखाएंगे आप। मेरा नाम आमना है और मैं रावलपिंडी से हूँ। मैं जब छोटी थी तो मेरे मम्मा पापा की लड़ाई होती थी जिसकी वजह से मम्मा ने जहर खा लिया। उसके बाद पापा ने हमें पप्पा के घर रखवाया था और पप्पा ने फिर हमें बेच दिया किसी घर काम के लिए। मैं उनके घर काम करती थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे। अगर कोई काम टाइम पे ना हो या फिर गलत हो जाए, फिर मैं कोई काम भूल जाऊँ और अक्सर कोई काम ना हो तो वो खाना भी बंद कर देते थे, खाना भी नहीं देते थे। अक्सर जाते हुए बांध के जाते थे। बाबा को जब पता चला था तो बाबा ने जाके फूफा से पूछा था कि आपने मेरी बेटी को कहाँ भेजा है, क्योंकि हम 5 बहनें थी। 5 में से फूफा ने सबको किसी न किसी काम पे लगाते, जिनमें से मुझे सिर्फ मेरी एक बहन का पता है और 3 लापता, उनका अभी तक नहीं पता चला। तो पापा ने पूछा था तो पापा ने कहा था कि मैंने एडॉप्शन किया है किसी घर। तो पापा ने फिर कहा था मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता। फिर जिनके घर मैं काम करती थी उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि अब आप आगे देख लेगा, आप संभालिएगा। तो उन्होंने मुझे सारा दिन मुर्गा बना के रखा था। उन्होंने कहा था कि तुमने अपने बाप को कहना कि मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैंने आंटी लोग के साथ रहना है। फिर जब पापा मिलने आए थे तो पापा ने कहा था कि आपने किसके साथ रहना है, तो मैंने कहा था मैंने आंटी लोग के साथ रहना है। तो फिर पापा ने कहा था आप खुश हो, मैंने कहा जी। फिर पापा ने मुझे छोड़ दिया था वहाँ पे। पापा का पता चलता इंतकाल हो गया। फूफा लेने आई थी पर आंटी ने कहा था कि हमने उसको किसी मदरसे में डाला हुआ, उनके घर वो कुरान पाक पढ़ती है, तो आंटी ने मुझे छत पे बंद किया हुआ था। उसके बाद आंटी मुझे और भी मारती पीटती थी। फिर एक बार ने मेरी रमज़ान में कमर जलाई थी, मुझे जलाया भी था। मैं जहाँ काम करती थी उनकी जो छोटी बहन है ना, उनके घर मेरी बड़ी बहन काम करती हैं और वो उन्हें अक्सर यहाँ पर भिजवाती हैं कि तुम अपनी बहन को जाके कहो कि हमें माफ़ कर दें, या फिर तुम कहो कि मैंने झूठ कहा कि मीडिया बुलवाया था, मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगी, तुम वापस आ जाओ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक स्कूल रन कर रहा है जो मुख्तलिफ वाक़यात में बच्चों के साथ तशद्दुद होता है, उन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ में लेकर उनको वो इस स्कूल में लेके आते हैं, यहाँ पे लाकर उनको पढ़ाते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल के साथ और उनसे पूछेंगे कि वो इस मामले में क्या कह रही हैं। देखिए, हमारे जब सेशंस चल रहे होते हैं उन सेशंस में बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ना शुरू होता है। जब उनका कैथारसिस होता है, जब उनके मसाइल सुनते हैं, हमारी लिस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मुख्तलिफ थेरेपीज़ होती हैं, जैसे प्ले थेरेपी इन बच्चों पे बहुत इफेक्टिव है। आप मुख्तलिफ टॉयज़ रखें, मुख्तलिफ सिचुएशंस बेस्ड। जब वो उसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट करके कहानी बनाते हैं ना, तो वो एक्चुअल में अपनी कहानी बता रहा होता है। तो जब उसका ड्रेनिंग होती है ना, ड्रेनिंग ऑफ इमोशंस, जब वो निकालता है, पिछले इमोशंस को ड्रेन करता है जो कि बुरे हैं, और फिर नए इमोशंस जो हेल्दी हैं, जब उसमें हम वो उसमें इंड्यूस करते हैं नई डिफरेंट प्रैक्टिस मिसालें दिखाकर कि देखें ये बच्चा आया था, देखो बेटा इसने ऐसे अब यहाँ तक पहुँच गया, देखें ये टीचर है आपको यहाँ तक लेके जाएगी एकेडमिकली, तो वो बच्चा पे एक हिम्मत बनाता है। कहता नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं इतना बेकार इंसान हूँ। वजह ये कि माशरे ने और माँ बाप ने कहा कि तुम बहुत बेकार हो। हमने उसको ये बताना है कि आप बहुत कारआमद हैं, आप समझदार हैं, हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको समझ रहे हैं और आपके ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसे बच्चों को मैं टीचर्स को कहती हूँ कि क्लासरूम में कोई अहम जिम्मेदारियाँ भी दिया करें, मॉनिटर बना दें फॉर सम टाइम, कि इस बच्चे की लर्निंग हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो और ये ओवर ग्रोन भी ना हो जाए, ओवर चीज़ें भी ना हो जाए और अंडर भी ना हो जाए। तो ये एक बैलेंस रखना, इनकी पर्सनैलिटी को रीशेप करना, ये हमारे लिए बड़ा काम होता है। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए प्रिंसिपल, मैं टीचर साथ मिल के ना इनकी एक रिहैब प्लान करती होती हूँ। हम क्या करते हैं इन केसेस में, हमें केसेस रिपोर्ट देते हैं ऑन आवर हेल्पलाइन 1121, या मुझे लोग पर्सनली बता देते हैं या फिर हमारे ऑफिसर्स को व्हाट्सएप कर देते हैं, लोकेशन बता देते हैं और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। व्हाट वी डू इज़ कि हम सबसे पहले अपनी
अपनी टीम भेजते हैं और हमारी प्रायोरिटी होती है उस बच्चे को, विक्टिम जिसके ऊपर तशद्दुद दिया था, उसको अपनी हिफाजती तहवील में लेना, अपनी कस्टडी में लेना, ताकि सबसे पहले उसको प्रोटेक्शन दी जाए। बिकॉज देखिए, मैं बिलीव करती हूँ, हमारा इदारा बिलीव करता है कि हर बच्चे की डिग्निटी होती है, हर बच्चे की रिस्पेक्ट होती है। तो एक तो अलग बात कि वो जुर्म है, लेकिन उसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। तो हम सबसे पहले उसको कस्टडी में लेते हैं, ब्यूरो में ले आते हैं। उसके बाद उस पर जो भी जुडिशियल मैटर केस चलता है, फिर जज फैसला करता है कि उसको वापस माँ बाप को फ़ौरन माँ बाप आ जाते हैं फिर ना कि हमें बच्चा दे दो, क्योंकि उन्होंने तो बच्चा को सेल किया हुआ होता है, एक्चुअली रखवाते हैं, उसकी तनख्वाह वो लेते हैं। तो वो फिर आ जाते हैं कि हमें दो बच्चा और अब हम नहीं कराएंगे, एंड देन दे लाई एंड दे टेल ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज कि हम ये और वो हो गया। तो हम, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है हमारी लीगल टीम की कि उस बच्चे को वापस ना। नाज़रीन, घरेलू तशद्दुद पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर उज़्मा सदाकत साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई। वो कौन सी स्टेज होती है तशद्दुद की जिसके बाद लगता है कि अब बात बिगड़ सकती है और ये रेड फ्लैग है? अच्छा, जब हम रेड फ्लैग्स की बात करते हैं तो बेसिकली बात शुरू होती है इमोशनल अब्यूज़ से, उसके बाद फिर एक फाइनेंशियल अब्यूज़ की स्टेज आती है, एंड फिजिकल अब्यूज़ जिसको हम कहते हैं, मारपीट जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल एक एंड स्टेज है। और जब कोई शख्स आपके साथ बुरी बुरी बातें करना शुरू करे, आपका कद जितना है उससे आपको कम साबित करने पे तुल जाए और बार बार आपको बताता रहे कि आप निकम्मे हैं, आप कुंद ज़हन हैं, आप पैसा अच्छे तरीके से खर्च नहीं कर सकते, आपको बात करने का तरीका नहीं आता, आप सोशलाइज नहीं कर सकते, आप दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते, आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल ज़ीरो है, मैं आपको पब्लिकली कहीं लेकर नहीं जा सकता या जा सकती, दोनों पार्टनर ये कर सकते हैं। जब कोई शख्स आपकी शख्सियत को डमीन करना शुरू करे और आपकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ दिलचस्प पहलू हैं उन्हें मिनिमाइज़ करना शुरू करे, तो इसका मतलब है कि ये शख्स ग्रेजुअली आपको कंट्रोल करने की तरफ जा रहा है। नंबर 2, हमें ये भी देखना है कि जब कोई मैरिज एक होती है तो आमतौर पर एक पार्टनर या दूसरा पार्टनर जो है वो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि आप उससे नहीं मिल सकते, आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, अगर कोई लड़की पढ़ाई करना चाहती है तो आप पढ़ नहीं सकते। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बेसिकली कंट्रोलिंग बिहेवियर हैं जो कि बाज़-औक़ात हस्बैंड लीड्स टुवर्ड्स वायलेंस और ये भी बेसिकली अब्यूज़ है, यानी ये इमोशनल अब्यूज़ है जो कि साइकोलॉजिकली किसी शख्स को ये बताता है कि तुम्हारा उस शख्स के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम इतने वैल्यूएबल नहीं हो, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, सो समहाउ यू हैव टू स्टे इन दिस मैरिज। हमारे यहाँ तो ख़वातीन अक्सर इसको प्यार का हिस्सा समझ लेती हैं कि जी मेरा हस्बैंड मेरे लिए बड़ा पॉजेसिव है, ये मेरी वाइफ मेरे लिए बड़ी पॉजेसिव है। बिल्कुल, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग के लिए गई थी तो वहाँ मैं 2 जो ख़वातीन थी बेसिकली सेल्स पर्सन, तो मैं उनकी बात सुन रही थी। तो एक कह रही थी कि मुझे फलां जगह वो जाने नहीं देता और वो भी हस्बैंड नहीं था, वो भी सिर्फ बॉयफ्रेंड था। तो दूसरी कह रही थी देखो जो बंदा प्यार करता है ना वो फिर ये सारी पाबंदियां लगाता है और ये ठीक होती हैं। तो ये हमारे जो नए ज़हन हैं लड़कियों के ये वहां पर भी हैं और हस्बैंड भी ये बात कोई बड़े नाराज हो के नहीं कहेगा कि आपको फलां काम करने की इजाजत नहीं है, वो बोल के कहेगा कि चूंकि मैं आपसे प्यार बड़ा करता हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप बाहर जाकर काम काज करें, मैं चाहता हूँ कि आप एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव बीवी के तौर पर मुझे अवेलेबल हो, मैं जब घर आऊं तो आप बन अच्छा, हम आमतौर से डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि शौहर का बीवी पे तशद्दुद, हालांकि इसमें बच्चों पर तशद्दुद भी आता है, खा वो नफ्सियाती टॉर्चर हो, खा वो जहनी टॉर्चर हो, खा वो जिस्मानी टॉर्चर हो। और इसके साथ साथ आपके अगर एक लड़की ससुराल में रहती है तो ससुराल के जो बाकी लोग हैं उन सब की तरफ से भी एक टॉर्चर होता है। तो ये इस चीज़ पे क्यों बात नहीं की जाती? डोमेस्टिक वायलेंस से मुराद सिर्फ शौहर का बीवी पे तशद्दुद ही क्यों लिया जाता है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़्यादातर या हिस्टोरिकली देखने में ये नज़र आता है कि मर्द चूँकि ताकत रखते हैं, मर्द चूँकि जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं और हिस्टोरिकली ज़्यादा पहले मर्द ही ख़वातीन को मारपीट करने की तरफ जाते थे, बट इवेंचुअली ख़वातीन भी एक एवेल्युएशन के प्रोसेस में से गुजरी हैं और इवेंचुअली उन्होंने भी सीखा है कि मारपीट सिर्फ मुझे सहना नहीं है, मैं भी मार सकती हूँ। और बड़ी मज़ेदार मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे ख़वातीन होती हैं और मैं अक्सर वहाँ पे जब कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ क्योंकि आए दिन कोई ना कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ का ये किस्सा चल रहा होता है और उसमें एक खतून बताती है कि मेरे शोहर ने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा तो फिर मैंने भी जोर से आगे से थप्पड़ लगाया। अच्छा, और ख़वातीन कह रही होती हैं कि दिस इज़ द राइट वे टू डू, ऐसे ही वो सीखेगा कि तुम्हें नहीं मारना। ठीक,
और बड़ी खवातीन ये भी बजाय कह इसके रही कि मसले का हल निकाला हाँ, जाए, बड़ी खवातीन कह रही होती हैं कि हाँ मैंने भी ऐसा ही किया था, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे हाथ नहीं लगाया। तो खवातीन का जो तशद्दुद है हस्बैंड्स के ऊपर, ये ज्यादातर रिएक्शनरी होता है, यानी वो जब सह सह के थक जाती हैं तो फिर वो रिएक्ट करना शुरू करती हैं, और उस रिएक्शन में वो गालम गलोच भी करती हैं, बुरी बातें भी हस्बैंड को कहती हैं, उसको ब्लेम भी करती Sometimes हैं, मार भी एंड देती हैं। समटाइम्स फिर मार पीट भी करने की तरफ जाती हैं। और हत्ता के बाजुकात जैसे नूर मुकद्दम केस के अंदर अगर हम देखें कि उसको अपनी जान गंवाना पड़ी उस केस के अंदर, तो बहुत सारे मर्द हजरात भी फिर अपनी जान से इस वजह से जाते हैं कि बीवियां रिएक्शन में आकर उन्हें फिर अच्छा हम कहते हैं कि बच्चों की इस्लाह के लिए बच्चों को मारपीट भी सकते हैं वालिदैन और इसे जायज़ समझा जाता है, लेकिन अब चूंकि हम 21वीं सदी में हैं और यहाँ आजकल के बच्चे तो मारपीट बर्दाश्त नहीं करते, वो तो इसे टॉर्चर समझते हैं, तो बच्चों को किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता है? और इसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगी, हमारे घरों में जो मुलाजमीन होते हैं वो भी समटाइम्स इस वायलेंस का निशाना बनते हैं। गुस्सा हमें आपस में है लेकिन उसका निशाना हमारे मुलाजमीन भी बन जाते हैं। देखें, जो भी ताकत नहीं रखता या कमज़ोर हमें नज़र आता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है चाहे वो एक मुलाजम है, तो जो भी ताकतवर है वो उसके ऊपर जोर आजमाई करता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये बेसिकली पावर और इख्तियार का खेल है कि जो ज़्यादा ताकत रखता है, जो ज़्यादा इख्तियार रखता है, वो दूसरे को सबमिसिव करना चाहता है, दबाना चाहता है, और उसके लिए वो जायज़ नाजायज़ डिमांड्स भी अपनी रखता है। सो ये कल्चरली आप देखें या आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो खवातीन पर हाथ उठाने को सपोर्ट किया गया है, इवन बच्चों पर भी हाथ उठाने को सपोर्ट किया गया है।